फॉर्मेशनल रिसर्च में एक मेथड आता है सिंपलेक्स मेथड। नाम से ऐसा लगता है कि ये तो सिंपल मेथड होगा, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी होता है और बच्चे कहते हैं कि इसका नाम जो है वो कम्प्लेक्स मेथड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स पेचीदगी वाला होता है। तो चलिए आइए इसके पीछे जो है वो हकीकत को समझते हैं। सबसे पहले देखें कि सिंपलेक्स मेथड का नाम सिंपलेक्स इस वजह से नहीं रखा गया कि वो सिंपल है या कम्प्लेक्स है। सिंपलेक्स ज्योमेट्री में एक ख़ास किस्म की शेप होती है, ठीक है। जैसे अगर हम जीरो डिमेंशन में बात करें तो वो एक पॉइंट को ज़ाहिर करेगा, उस पॉइंट को हम सिंपलेक्स कहेंगे। वन डिमेंशन की बात करें तो उसमें एक लाइन को सिंपलेक्स कहा जाएगा। टू डिमेंशन में एक ट्राइंगल आ जाती है, थ्री डिमेंशन में टेट्राहेड्रन आ जाती है, इसी तरह फोर डिमेंशन में एक सेल आ जाता है, और सो ऑन। के डिमेंशन में हम इसको कहते हैं के पॉलीटोन, ठीक है, के पॉलीटोप, ठीक है। तो ये यानी कि सिंपलेक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं। अब सिंपलेक्स मेथड वाकई ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जब सबसे पहला मेथड हम ग्राफिकली मेथड पढ़ते हैं, जो कि सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 5 भी था, वो बहुत इजी था। और लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये आ जाता है, एक मिस्टेक उसमें ये आ जाती है कि वो हम सिर्फ और सिर्फ दो डिसीजन वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें कि अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो दो डिसीजन वेरिएबल्स में दिए गए हों, तो कंस्ट्रेंट्स को हम एक्स वाई यानी कि प्लेन में हम ड्रा कर सकते हैं। तो जी जो है, जी फंक्शन जो है वो एक्स और वाई में लिखा गया होगा, या आप कह लें कि x1 और x2 में लिखा गया होगा। तो कंस्ट्रेंट्स तो टू डिमेंशन में है जिसको हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जी फंक्शन जो है वो थ्री डिमेंशन में चला जाता है, जिसको हम इजीली ड्रा नहीं कर सकते और ना ही हम देख सकते हैं। फिर भी हम ग्राफिकली मेथड जो है वो दो डिसीजन वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर अगर तीन डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएं, तो कंस्ट्रेंट्स तीन वेरिएबल्स में, तो फिर स्पेस में रहते हुए हम इन कंस्ट्रेंट्स को ड्रा नहीं कर सकते, हमें कॉर्नर पॉइंट्स का नहीं पता चल सकता। और जी जो है वो फिर फोर डिमेंशन में चला गया, तो फोर डिमेंशन को तो हम देख भी नहीं सकते, ड्रा भी नहीं कर सकते, फिर और मुसीबत। और इसी तरह अगर चार डिसीजन वेरिएबल्स आ जाएं, तो कंस्ट्रेंट फोर डिमेंशन में चला गया, जी वाला फंक्शन जो है वो फाइव डिमेंशन में चला गया। तो ये हमारी यानी कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम इसको पेज पे अंडरस्टैंड कर सकें। तो फिर क्या किया गया कि ग्राफिकली मेथड को ही ट्रांसमिट किया गया अलजेब्राइक तौर पर, यानी कि ग्राफिकली अप्रोच तो हमने देख ली, क्या इसको ग्राफिकली भी देखा जा सकता है, क्या इसको अलजेब्राइकली तौर पे भी देखा जा सकता है। तो ग्राफिकली मेथड में एक मज़े की चीज़ ये मिली कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आते हैं, और उसमें से जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, जो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होता है, जिसको हमने सेलेक्ट करना होता है, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता था। ये बड़ी मज़े की बात आई। यानी कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसको अगर आप अपने माइंड के सर्च इंजन में डालें तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, लेकिन आपने वो सिलेक्ट करना है जो सबसे बेहतर हो, ठीक है। तो जब हम कंस्ट्रेंट्स को ड्रा करते हैं तो उस वक्त इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम ऑप्टिमम कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड में हमने ये देख लिया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे लाया करेगा, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा। अब सॉल्यूशन फाइंड करने का हमें इतना पता चल गया कि हम क्या करेंगे कि ग्राफिकली मेथड को उठाएंगे, ठीक है, और उसके अलजेब्राइकली तौर पे हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स अगर हम मिल गए हमें, तो उन कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक पे ऑप्टिमम आती होगी वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, चीज़ें भूल रहा हूँ ना, तो हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने का ना फार्मूला हमने निकाला। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास चार वेरिएबल्स हो, कितने, फोर वेरिएबल्स हो, फोर वेरिएबल्स, और दो इक्वेशंस हो, दो इक्वेशंस हैं और फोर वेरिएबल्स हैं, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स ही होते तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे उनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली उनको सोल्व करके। लेकिन दो इक्वेशंस हैं और चार वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब दो वेरिएबल्स फ्री हो गए, यानी कि हम उनकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और जब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो हमें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक चाहिए। तो
फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बेसिक और नॉन बेसिक का कंसेप्ट निकाला। अब 4 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, हम अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल्स को जीरो कर देंगे। अब जिनको हम जीरो करेंगे उनको नॉन बेसिक कहते हैं, उनको हम नॉन बेसिक कहते हैं। और जब 2 को हमने जीरो कर दिया तो पीछे 2 वेरिएबल्स बच गए, 2 ही इक्वेशंस 2 ही वेरिएबल्स हैं, 2 ही इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल्स आ गए। अब 2 ही इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल्स आ गए। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा ना, उस आंसर को हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। फर्ज किया मैं कहता हूँ 4 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, x1, x2, x3, x4 और 2 इक्वेशंस हैं। 4 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, x4, ठीक है, और दो इक्वेशंस हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को जीरो कर देता हूँ। जब मैंने इन दोनों को जीरो कर दिया ना, इन दोनों को, क्योंकि इक्वेशंस मेरे पास 2 हैं, तो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स होंगे फिर ही आंसर निकल के आ सकते हैं, तो मैंने इन 2 को जीरो कर दिया। जब इन 2 को मैंने जीरो किया तो ये 2 बच गई और 2 इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अब जिनको मैंने जीरो कर दिया है ये कहलाएंगे नॉन बेसिक। और अब ये जो 2 वेरिएबल्स बचे हैं और ये जो 2 इक्वेशंस हैं, यानी कि ये वेरिएबल्स जो इन इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं, इसको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। जो आंसर आएगा हमारे पास उसको बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, और वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे। ये बेसिक वेरिएबल्स, जिनको जीरो कर दिया वो नॉन बेसिक। अब देखें, मैं कहता हूं कि मैं दरमियान वाले 2 को जीरो कर देता हूं, फिर ये दोनों नॉन बेसिक थे, ये 2 बेसिक्स बन गए, और इन दोनों का जो आंसर आएगा, क्योंकि 2 इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो इसको भी हम नाम देंगे बेसिक वेरिएबल्स का, और जो सोल्यूशन आएगा वो बेसिक सोल्यूशन। अब यानी कि हमें यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स का आइडिया होता है, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन आ रहा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आएंगे, तो इस तरह यानी कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, 4 वेरिएबल्स थे, 2 इक्वेशंस थी। अब कितने केस बन सकते हैं? एक तो ये है कि मैं इन दोनों को जीरो कर दूं, पहला केस ये है, ठीक है। दूसरा केस ये वाला है, 2 केस हो गए। तीसरा केस ये है मैं इसको हटा दूं, तीसरा केस। और चौथा केस ये है कि मैं इस पहले और तीसरे को हटा दूं, ठीक है, चौथा केस। और पांचवा केस होगा कि मैं इसको और इसको हटा दूं। और छठा केस होगा कि एंड वाले यानी कि इन दोनों को हटा दूं। तो ये 6 केसेस बनते हैं। तो ये 6 केसेस कैसे बनते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हैं कि 4 चीज़ें हमें दी गई हैं, हमने कोई 2 सिलेक्ट कर देनी है और कोई 2 छोड़ देनी है। तो कम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा, कम्बिनेट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, उनमें से हमने 2 सिलेक्ट करनी है, तो क्या लगेगा? 4C2, 4 कम्बिनेशन 2, ठीक है। तो ये वाला यानी कि हमारे पास फार्मूला लगेगा, इससे आंसर आएगा 6, यानी कि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, और वो जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स को ज़ाहिर करेंगे, यानी कि हमारे पास फिर 6 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। कितने? 6 कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स 6 आए टोटली। अब वो फिजिबल सोल्यूशन में भी हो सकते हैं और फिजिबल सोल्यूशन में नहीं भी हो सकते। अब फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो कि तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम कहते हैं कि वो फिजिबल सोल्यूशन है। फिजिबल रीजन में पॉइंट आता है फिजिबल सोल्यूशन, और जो तमाम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता वो इनफिजिबल होगा। यानी कि अब देखें, हमने फिजिबल सॉल्यूशंस भी निकाल लिए। अब फिजिबल में से जितने भी फिजिबल आएंगे वो पुट करके देखें, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ऑप्टिमम है, ठीक है, जिसमें मिनिमम आएगी वो ऑप्टिमम है, ठीक है। तो ये इस तरह। अब यहाँ पे हमने यानी कि ट्रांजिशन कर लिया हमने ग्राफिकल मेथड की, किसमें? अलजेब्राइक में। लेकिन यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन आ गई। वो क्या कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 20 वेरिएबल्स हैं और 10 इक्वेशंस हैं, अगर 20 वेरिएबल्स हैं और 10 इक्वेशंस हैं, तो इसके लिए जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे ना वो 1,84,756, 184,756। अब इतने आंसर्स को मैं पुट करके देखूंगा जी में कि किस पे मैक्सिमम आंसर आता है, किस पे मिनिमम। तो ये प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। इतने ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स, मुझे कैसे पता चलेगा किस पे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आता है? तो फिर एक बहुत ही एफिशिएंट वे निकाला गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालने के लिए, और वो था सिंपलेक्स मेथड। और वाकई सिंपलेक्स मेथड सिंपल है, ठीक है। तो
अब उसका फ़ायदा ये है कि वो 3 डिसीजन वेरिएबल्स पे भी काम कर सकता है, 4 डिसीजन वेरिएबल्स के, 5 पे भी, 6 पे भी, ठीक है। अब फिर सिंपलेक्स मेथड में ना कुछ केसेस आ जाते हैं, यानी कि इस पे कंडीशंस आ जाती है कि राइट हैंड साइड जो होगी ना कंस्ट्रेंट्स की, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और ये वाली कंडीशंस वगैरह आ जाती है। फिर इसमें स्लैक वेरिएबल्स आते हैं, सरप्लस वेरिएबल्स आते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। फिर कुछ केसेस आ जाते हैं कि वो सिंपलेक्स के यानी कि सिंपलेक्स मेथड जो बेसिक है ना, उसको हम पढ़ें तो उससे सोल्व नहीं होंगे, फिर हमें सिंपलेक्स मेथड में रहते हुए एम टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। फिर एम टेक्निक हमने पढ़ ली, फिर कुछ और क्वेश्चन होंगे, यानी कि फिर एम टेक्निक जो है ना, एम टेक्निक का क्या है कि ये एक्यूरेट आंसर नहीं देती, ठीक है, एक्यूरेट आंसर नहीं देती। मैं इसकी ना एक बेहतरीन आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे चलते हैं। हमने स्टैटिस्टिक में पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मरकज़ी रुझान के पैमाने, यानी कि अगर एक क्लास है तो मैंने देखना चाहता हूँ कि क्लास जो है वो किस तरह की चीज़, यानी कि उसका कैसा रिजल्ट है। तो मैं क्या करूँगा कि तमाम बच्चों के मार्क्स को ऐड करके जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड कर दूंगा, एवरेज निकाल दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि क्लास की एवरेज क्या है, कितना को पानी में है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इस तरह कह लें कि एक बच्चे के 20 मार्क्स हैं और दो के 80 है, ठीक है, 100 में से एक के 20 है, दो के 80 है, तो फिर अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे वो 20 से दूर हो जाएगी और 80 वाले के करीब हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। और अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन क्या होता था, मीडियन होता था दरमियानी, यानी कि आप उसको एक तरतीब लगा के सेंटर वाली जो वैल्यू होगी ना, वो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ एक बच्चे के 20 मार्क्स हैं, एक के 25 है और एक के 80 है। अगर मैंने एवरेज देखनी हो इनकी तो फिर वो 25 आएगी, 80 वाला तो चला गया ना, निकल गया वहाँ से। तो यानी कि ये फिर कहने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ जो है वो एक्यूरेट आंसर नहीं लेके आती। तो एम टेक्निक जो थी उसमें एम एक बहुत बड़ा नंबर होता था, और जब इस बहुत बड़े नंबर को हम छोटे नंबरों के साथ कैलकुलेशन में लेके आते थे, और कंप्यूटर में भी अशारी के बाद कुछ हिस्से होते हैं, या कंप्यूटर में भी बड़ी बड़ी वैल्यू जो उनकी प्रेसिजन होती है, तो यानी कि वो फिर एक्यूरेटली आंसर जो है वो यानी कि एक्यूरेटली नहीं निकल, यानी कि वो करेक्ट नहीं निकल पाते, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर्स आ जाते होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर एक और मेथड आया, यानी कि एक और सिंपलेक्स मेथड में आई चीज़, टू फेज़ मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले फेज़ में ही जो एम यूज़ हम करते थे उसको हम निकाल के साइड पे कर देते हैं, और फिर दूसरे फेज़ में हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर इसमें मज़ीद आगे बढ़ते गए कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। स्पेशल केसेस यानी कि इसमें आगे बढ़ते बढ़ते वो स्पेशल केसेस क्या हैं, ये मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन में बताए हुए हैं। सिंपलेक्स में भी अगर हम डिस्कस करें, देखें जब ग्राफिकली में जो कन्फ्यूजन आ रही है ना वही सिंपलेक्स में आएंगी, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ आ गई। तो बस जी आगे फिर इसमें डुअल प्राइमल डुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको हमने डिस्कस करना होता है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग थी जिसमें कंस्ट्रेंट्स और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो लीनियर हमें दिया गया। तो सिंपलेक्स मेथड सिंपल ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ग्राफिकल मेथड से करें तो वो दो डिसीजन वेरिएबल से ज़्यादा पे काम नहीं करेगा। और अगर हम बात करें इसको इसकी ट्रांजिशन की, यानी कि इसको हमने अगर जब अलजेब्राइक में ले आए तो अलजेब्राइक वाला अगर 20 वेरिएबल्स हों और 10 इक्वेशंस हों तो 1,84,756 इतने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो कैसे हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास एक एफिशिएंट मैनर आया जो कि कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑप्टिमम सोल्यूशन देता है, वो है सिंपलेक्स मेथड। और सिंपलेक्स मेथड का नाम सिंपलेक्स इस वजह से नहीं है कि ये सिंपल या कम्प्लेक्स है, बल्कि सिंपलेक्स क्या चीज़ होती है, ज्योमेट्री की एक ख़ास टर्म है जो कि हर डिमेंशन में सिंपल जो है वो चीज़ उसको रिप्रेजेंट करती है। और जीरो डिमेंशन में पॉइंट, वन डिमेंशन में लाइन, टू डिमेंशन में आ जाएगा ट्रायंगल है, और थ्री डिमेंशन में टेट्राहेड्रन, फोर डिमेंशन में एक सेल होता है, और इसी तरह सो ऑन के डिमेंशन में पॉलीटोप पॉलीटोप ही होगा, पॉलीटोप। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, लेकिन ये चीज़ मैंने वैसे ही आपको एज आ उनकी बातों बातों में बताने की कोशिश की।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह